सभी को मेरा नमस्कार। मदर मेडिकल डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में जो मेरा विषय है वो है अव्यय। अब देखो, अव्यय कहते किससे हैं? अव्यय जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो अव्यय जो शब्द है इसका जो अर्थ है, अव्यय शब्द का अर्थ है किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अव्यय की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, अव्यय की परिभाषा। तो अव्यय की परिभाषा है, अव्यय वे शब्द हैं, अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण कोई विकार नहीं आता। कोई विकार नहीं आता। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वह अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण कोई विकार नहीं आता। विकार का अर्थ होता है, विकार का मतलब है किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, अब देखो, जैसे उदाहरण है यहाँ पे ये कह रहा है कि अव्यय वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन। अब देखो, पहला उदाहरण है, अगर मैं लिंग के हिसाब से देखूँ, लिंग, ठीक है, जैसे लड़की, पहला उदाहरण है यहाँ पे, लड़की तेज दौड़ती है। ठीक है, लड़की तेज दौड़ती है। अभी तेज शब्द क्या है यहाँ पे? दौड़ती यहाँ पे क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब तेज शब्द जो यहाँ पे ये है, ये अव्यय है क्योंकि लड़की तेज दौड़ती है। ठीक है, अभी जब दूसरा लिखूंगा तो तब समझ आएगा। ठीक है, अब देखो, लड़का तेज दौड़ता है। ठीक है, लड़की तेज दौड़ती है, लड़का तेज। अब देखो, लड़की तेज दौड़ती है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। लड़का तेज दौड़ता है, ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, वाक्य क्या है? वाक्य में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है दोनों में। ठीक है, दोनों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये तेज शब्द है, ये दोनों में क्या है? इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो ये तेज शब्द है ये क्या है? अव्यय शब्द है, क्योंकि लिंग यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे लड़की तेज दौड़ रही है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो लड़की क्या है? यहाँ पे तेज दौड़ती है। ठीक है, यहाँ पे लिंग परिवर्तन है, लड़का तेज होता है, ये दोनों क्या है? अलग अलग लिंग के हैं। लेकिन जो ये तेज शब्द है ये क्या हो रहा है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जो ये शब्द रहते हैं, जो वाक्य में वे शब्द रहते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, ये तो था लिंग के अनुसार। अब जैसे उसने कहा कि लिंग, जैसे वचन कहा उसने, अगर हम वचन के हिसाब से देखें, वचन क्या? ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण है, वह तेज दौड़ता है। ठीक है, बहुत तेज दौड़ता है, एक क्या है? एक वचन का उदाहरण है। ठीक है, दिस वे तेज दौड़ते हैं। ठीक है, ये दो द्विवचन है, ये बहुवचन का। वे सब तेज दौड़ते हैं। ठीक है, अभी क्या है? वह तेज दौड़ता है, ये एक वचन है, वह तेज दौड़ते हैं, ये दो वचन है, एक वचन। ठीक है, वे सब तेज दौड़ते हैं, ये क्या है? बहुवचन का। अब क्या है? वाक्य तो परिवर्तन हो रहे हैं तीनों। ठीक है, लेकिन जो ये तेज शब्द है, तीनों में तेज शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वचन बदल रहे हैं, लेकिन जो ये तेज शब्द है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो
जो ये शब्द है, ये तेज शब्द, ये क्या है? अव्यय शब्द है, क्योंकि इसमें वचन परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो ये शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये ही अव्यय शब्द है। अगर हम काल के हिसाब से देखें, ये काल, जैसे पहला उदाहरण है, वह कल बाजार गया। ठीक है, ये क्या है? वो कल बाजार गया, ये भूतकाल का है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, वह बाजार जा रहा है। ठीक, ये है वर्तमान काल का। फिर तीसरा है भविष्य काल का, वह बाजार जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये क्या है? भूतकाल का है, वह कल बाजार गया था। ठीक है, ये वह बाजार जा रहा है, वर्तमान काल का है, वह बाजार जाएगा, भविष्य काल का है। अब तीनों वाक्यों में परिवर्तन हो रहा है, तीनों वाक्यों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो ये बाजार शब्द है तीनों में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक है, तो अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कहीं पे भी परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखो अव्यय को 5 भागों में बांटा गया है। अव्यय के जो भेद हैं वो 5 भेद हैं। ठीक है, अब अव्यय के भेद, ठीक, अब ये 5 भेद हैं। अब हम पाँचों को क्या है, पहले पाँचों का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो पहला है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो है संबंध बोधक। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है वो है समुच्चय बोधक। उसके बाद जो चौथा है वो है विस्मयादि बोधक। ठीक है, और उसके बाद जो पांचवा है वो है निपात। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबसे पहले अव्यय के जो 5 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, अब हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है। अब हम पहले इसकी परिभाषा लेंगे। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं, कहते हैं। देखो क्रिया विशेषण, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है क्रिया विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बता रहा हो। ठीक, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो इसकी परिभाषा है वो है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द क्या करेंगे, क्रिया की विशेषता बताएंगे, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, अगर मैं इसका उदाहरण लिखूँ, उदाहरण है, ये पहला उदाहरण है, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक, अब घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ता यहाँ पे क्या है? क्रिया है। ठीक, तेज यहाँ पे क्या है? क्रिया की विशेषता।
ठीक है, क्रिया की विशेषता कि घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, मतलब दौड़ने की वो विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये तेज सब तो ये क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया की ये विशेषता बता रहे, तो अब इसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखो। जैसे दूसरा उदाहरण है, कार तेज दौड़ती है। कार तेज दौड़ती है। ठीक, कार तेज दौड़ती है। अब यहाँ पे क्या है? दौड़ती क्या है? क्रिया है। तेज क्या है? उसकी विशेषता होता है। तो ये क्रिया विशेषण क्या है? तेज है। तेज शब्द यहाँ पे क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब देखो जो ये क्रिया विशेषण है, इसको इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्रिया विशेषण, इसको भी क्या किया गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जो क्रिया विशेषण को जो भेद हैं वो है, इसके 4 भेद हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अब हम क्या करेंगे? एक एक करके इन सबको समझेंगे। तो जो पहला वाला है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो बच्चों, जैसे इसका नाम इसे पता चला है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब, काल को हम क्या है पहली क्लास से दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे कि काल किसे कहते हैं, जिससे हमें क्या होता है? किसी समय का पता लगता है। ठीक है, तो जहाँ से कालवाचक क्रिया विशेषण है, काल का मतलब समय। ठीक है, मतलब क्रिया का समय, क्रिया कौन से समय पे हो रही है, कालवाचक विशेषण में हमें ये पता लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो है वे शब्द जिनसे क्रिया के संपन्न होने के समय का पता चलता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा है वो है वे शब्द जिनसे क्रिया के संपन्न होने के समय का पता चलता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण में हमें जो शब्द हमें ये बताते हैं कि क्रिया कौन से समय पे हो रही है, तो वे सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण है यहाँ पे, जैसे पहला उदाहरण है कि शीला, ठीक है, कि शीला प्रतिदिन विद्यालय
जाती है। ठीक है, देखो शीला प्रतिदिन विद्यालय जाती है। अब क्या है, क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है वो, प्रतिदिन। ठीक है, कालवाचक क्रिया से मतलब काल के समय के बारे में बताया कि प्रतिदिन, जो ये प्रतिदिन है ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो विद्यालय जाने का उसका समय बता रही है कि वो विद्यालय कब जाती है। ठीक है, कैसे जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि शीला प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। तो जो ये प्रतिदिन शब्द है ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण है कि गीता अभी आई। ठीक, गीता अभी आई। तो जो ये गीता का आने का समय क्या है, अभी है ना, समय के बारे में बता रहा हूँ। तो जो ये अभी शब्द है ये है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, मतलब हमें जहाँ पे भी क्रिया के समय का होने का पता चलता है वहाँ पे क्या होता है, क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण वहाँ पे रहती है। वो सब उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जो क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है वो है काल स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्रिया होने का जो स्थान है, मतलब काम कहाँ पे हो रहा है, जिन वाक्यों में हमें ये पता चलता है तो वो सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान, जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा का ज्ञान कराते हैं, या दिशा का ज्ञान कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की जो परिभाषा है वो है जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान या दिशा का ज्ञान कराते हैं। मतलब वो सब जो काम के होने का, कि काम कहाँ पे हो रहे का, उनका काम होने का स्थान बताते हैं या दिशा बताते हैं, उन शब्दों को हम इस स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे उदाहरण है, जैसे पहला उदाहरण है यहाँ पे, माताजी बाहर आ गई। ठीक है, देखो माताजी बाहर आ गई, माताजी ने क्या किया, काम क्या किया कि बाहर आ गए। तो जो ये बाहर शब्द है ये बाहर कोई जगह का नाम है। ठीक है, कोई जगह है बाहर, तो माताजी बाहर आ गए। तो ये बाहर शब्द क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण है इसका, जैसे दूसरा उदाहरण है, वह यहाँ रहता है। अबे यहाँ शब्द क्या है, जो ये यहाँ शब्द है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो बता रहा है कि वो कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। ठीक है, कोई जगह का उसने नाम नहीं लिया कि, लेकिन वो स्थान का, किसी न किसी स्थान की वो बात कर रहा है कि वो यहाँ रहता है। ठीक है, अब देखो जो क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है,
रीतिवाचक क्रिया, जैसे कि इसका नाम से ही पता लग रहा है कि रीतिवाचक क्रिया से मतलब काम करने का, रीति का मतलब रहता है किसी काम को करने का ढंग, किसी काम को करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मतलब जो काम हो रहा है उसकी जो विशेष काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब जो इसकी परिभाषा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण की, वो है जो क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की, क्रिया के होने की रीति या ढंग मतलब तरीका, ठीक है, प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा है वो है जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति का ढंग प्रकट करते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, जो शब्द क्या करते हैं, क्रिया के काम के होने का तरीका प्रकट करते हैं, हमें तरीका बताते हैं कि काम किस प्रकार से हो रहा है, या ढंग कि काम करने का ढंग कैसा है, काम करने का जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे उदाहरण है, जैसा पहला उदाहरण है कि कार तेज़ दौड़ती है, कार तेज़ दौड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे कार के दौड़ने का तरीका क्या है, वो कैसे दौड़ रही है, तेज़ दौड़ रही है। ठीक है, तो ए क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये तेज शब्द क्या कर रहा है, कार के दौड़ने का तरीका बता रहा है कि कार कैसे चल रही है। ठीक है, कि तेज़ चल रही है या तेज़ दौड़ रही है। जैसे दूसरा उदाहरण है यहाँ पे कि सुनीता ध्यानपूर्वक पढ़ती है। ठीक है, अब सुनीता ध्यानपूर्वक पढ़ती है, अब जो ये ध्यानपूर्वक शब्द है क्योंकि उसके पढ़ने का तरीका कैसा है कि वो ध्यानपूर्वक पढ़ती है। ठीक है, तो ए क्या है, रीति है, उसका एक तरीका है पढ़ने का, तो ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कि जो सुनीता है उसका जो पढ़ने का तरीका है वो ध्यानपूर्वक पढ़ती है। ठीक है, अब जो चौथा इसका भेद है, क्रिया विशेषण का जो चौथा भेद है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, अब जैसे कि नाम से पता है परिमाण का मतलब है कि मात्रा, मतलब कितना, कोई भी काम जो क्रिया हो रही हो कितना हो रही है। ठीक है, अब जैसे इसकी परिभाषा है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लेंगे परिमाणवाचक की। जो इसकी परिभाषा है वो है क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का ज्ञान कराने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किन्हें कहते हैं कि क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का ज्ञान कराने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया का जो क्रिया हो रही है वो कितना हो रही है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे उदाहरण है, उदाहरण जैसे पहला उदाहरण है कि पहला उदाहरण मैं देता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, बहुत थक गया हूँ। अब देखो मैं बहुत थक गया हूँ, जो ये बहुत शब्द है ये क्या है, क्रियाविशेषण, क्योंकि वो कितना थका है, वो बहुत थका है। अगर यहाँ पे कम शब्द रहता जो जो कि वो कम थका है, तो कम शब्द क्या होता, वो भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता, क्योंकि ये क्या है, बहुत शब्द क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो कितना थका है। ठीक है, तो जो ये बहुत शब्द है ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दूसरा उदाहरण दूंगा कि रमेश कुछ मुस्कराया। ठीक है, रमेश कुछ मुस्कराया। अब जो रमेश क्या है, रमेश ने जो काम किया है मुस्कुराने का, वो कैसा किया है, कितना किया है, कुछ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पता नहीं कि कितना किया है, लेकिन ये कुछ तो किया है। ठीक है, कुछ का मतलब थोड़ा ही होगा। ठीक है, तो क्या है, जो ये कुछ शब्द है ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये हमारा क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये तो क्रिया विशेषण के जो 4 भेद थे, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, अब अव्यय के जो दूसरा भेद है वो है संबंध बोधक। संबंध बोधक। ठीक है, अब संबंध बोधक देखो, जैसे इसके नाम से इसका पता चल रहा है कि संबंध बोधक मतलब एक शब्दों का दूसरे से संबंध होना, मतलब एक क्रिया का दूसरी क्रिया से संबंध होना। ठीक है, अब हम पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। जो इसकी परिभाषा है, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो संबंध बोधक की परिभाषा है वो है कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। ठीक है, कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर के एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बताते हैं या दूसरे शब्दों से बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण है, जैसे पहला उदाहरण है कि इस मकान के पीछे शिव मंदिर है। ठीक है, अब देखो इस मकान के पीछे शिव मंदिर है, एक मकान है, एक है शिव मंदिर। ठीक है, अब इस मकान के पीछे मकान का संबंध जो ए शब्द है के पीछे ए क्या कर रहा है, मकान का संबंध शिव मंदिर से बता रहा है कि इन दोनों का संबंध आपस में जोड़ रहा है वो। ठीक है, ये जो के पीछे वाला शब्द है ये क्या कर रहा है, मकान का संबंध और मंदिर का संबंध जोड़ रहा है। ठीक है, इन दोनों का संबंध के पीछे ये शब्द इन दोनों का संबंध जोड़ रहा है। ठीक, जो ये के पीछे शब्द है ये हमारा संबंध बोधक है।
क्योंकि ये क्या कर रहा है कि पीछे शब्द मकान और मंदिर का दोनों का संबंध जोड़ रहा है एक दूसरे से। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है कि झंडा भवन के ऊपर, झंडा भवन के ऊपर लहरा रहा है। ठीक है। कि झंडा भवन के ऊपर लहरा। अब झंडा देखो, भवन, एक तो भवन हो गया, एक भवन के ऊपर हो गया। ठीक है। ठीक है, भवन के ऊपर लहरा रहा है। अब देखो झंडा का क्या है, झंडा का भवन से संबंध है। झंडा भवन के ऊपर, भवन के ऊपर, क्योंकि भवन है, भवन के ऊपर, इन दोनों का ये संबंध बता रहा है। कौन सा शब्द, के ऊपर शब्द। एक के ऊपर शब्द क्या कर रहा है, भवन का संबंध उस झंडे से जोड़ रहा है कि भवन के ऊपर झंडा लहरा रहा है। ठीक है। तो जो ये शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। ठीक है। देखो अव्यय का जो तीसरा भेद है वो है, तीसरा भेद है वो है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। ठीक है। अब समुच्चय बोधक का अर्थ है जोड़ना। क्या करना, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना। जो समुच्चय बोधक का जो अर्थ है वो उसका अर्थ है कि एक दूसरे को जोड़ना। ठीक है। तो जो समुच्चय बोधक की जो परिभाषा है वो है दो पदों कौमा पद बंधों वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है। समुच्चय बोधक का अर्थ है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना। ठीक है। तो दो पदों का मतलब, पद कहते हैं दो शब्दों को। ठीक है। पद बंधों कहते हैं वाक्यों को। ठीक है। दो पद बंधों वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अविकारी शब्द। जो शब्द क्या करते हैं, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, पहला उदाहरण है कि नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है। रोटी और दाल खाता है। ठीक है। अब नरेंद्र शाम को रोटी, यहाँ से यहाँ तक तो एक वाक्य हो गया। ठीक है। दाल खाता है। ठीक है। अब ये जो ये और शब्द है ये क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है। नरेंद्र शाम को रोटी खाता है, इस वाक्यों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। नरेंद्र शाम को दाल खाता है, इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। दो वाक्य हैं, लेकिन नरेंद्र शाम को इसने क्या कर दिया, दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है, संयुक्त कर दिया है। संयुक्त का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। ठीक है। तो नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है, इस और शब्द ने क्या किया है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है। तो जो और शब्द ये हमारा है समुच्चय बोधक। ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण है यहाँ पे कि मैंने परिश्रम तो किया। मैंने परिश्रम तो किया। ठीक है। किंतु सफलता नहीं मिली। किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है।
अब देखो मैंने परिश्रम तो किया, यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है, सफलता नहीं मिली ये दूसरा वाक्य है। ठीक है, अब इन दोनों वाक्यों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कर रहा है किंतु। किंतु क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा समुच्चय बोधक। ठीक है, अब देखो जो ये समुच्चय बोधक है इसके भी दो भेद होते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक। अब हम पहले इसके भेदों को लिखेंगे। समुच्चय बोधक, और जो ये समुच्चय बोधक है इसके भी दो भेद हैं। ठीक है, जो पहला भेद है वो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, जो दूसरा भेद है इसका वो है व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम इन दोनों को बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पहला भेद है समानाधिकरण, इसको समझेंगे और इसकी परिभाषा लिखेंगे। समुच्चय बोधक। ठीक है, अब जो इसकी परिभाषा है वो है कि वे अव्यय शब्द जो समान स्थिति वाले, वे अव्यय शब्द जो समान स्थिति वाले वाक्यों को वाक्यों को या वाक्यांशों को या वाक्यांशों को एक दूसरे से जोड़कर, वाक्यांशों को एक दूसरे से जोड़कर संयुक्त करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। देखो जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक की जो परिभाषा है वो है कि वे अव्यय शब्द जो समान स्थिति वाले वाक्यों को, समान स्थिति मतलब जो दो वाक्य एक समान रहते हैं उनको या वाक्यांशों को एक दूसरे से जोड़कर संयुक्त करते हैं, कि जब समानाधिकरण समुच्चय बोधक उन्हें कहते हैं जब दो सामान्य वाक्य रहते हैं और उन दोनों वाक्यों को जो अव्यय शब्द जो शब्द जोड़ता है उसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण देखो, उदाहरण है यहाँ पे पहला उदाहरण है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो पहला उदाहरण है वो है कि मुझे तेज मीठा और मसाला नापसंद है। और क्या कह रहे हैं, मुझे तेज मीठा और मसाला नापसंद है। मुझे तेज मीठा, यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य हो गया। मसाला नापसंद है ये दूसरा वाक्य हो गया। ठीक है, अगर हम अब देखो यहाँ पे वो कह रहा था कि दो समान स्थिति वाले मतलब समान वाक्य। ठीक है, ये वाक्य क्या है, समानाधिकरण में क्या होता है कि जो दो वाक्य जो जुड़ते हैं दोनों का अर्थ समान रहता है। ठीक है, एक वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, तो मुझे तेज मीठा नापसंद है, एक वाक्य ये भी हो सकता है। दूसरा, मुझे
मसाला नापसंद है। दूसरा वाक्य ए भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम क्या है और को हटा देंगे, और को अगर हम हटा भी देंगे तो दोनों वाक्य क्या है अलग अलग, दोनों का अलग अलग वाक्य बन जाएंगे, दोनों का स्वतंत्र अर्थ होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। ठीक है, अब जो ये और शब्द ये क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो जो ये और शब्द ये हमारा क्या हो जाएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है, देखो जैसे दूसरा उदाहरण है यहाँ पे कि जोगेंद्र रस मलाई या गुलाब जामुन खाता है। ठीक है, जोगिंदर क्या करता है, रस मलाई या गुलाब जामुन खाता है। अब ये वाक्य क्या है, जोगिंदर रस मलाई खाता है, एक वाक्य ऐसा है। जोगिंदर गुलाब जामुन खाता है, दो वाक्य हैं। दोनों वाक्य कैसे हैं, दोनों का समान अर्थ है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। अगर हम दोनों को अलग अलग करके भी लिखेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, अपना अर्थ होगा, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये या शब्द है दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, जो ये या है ये क्या हो जाएगा फिर हमारा, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो ये हमारा क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, अब उसके बाद जो है, उसके बाद आगे आ गया हमारा जो समुच्चय बोधक को जो तीसरा भेद है। ठीक है, सॉरी, जो दूसरा भेद है इसका समुच्चय बोधक, तो पहला वाला था समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब दूसरा जो भेद है इसका वो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, देखो व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है कि एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने के लिए जो अव्यय शब्द कार्य करते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक की जो परिभाषा है वो है कि एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने के लिए जो अव्यय शब्द कार्य करते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब देखो व्यधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है कि इसमें एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य भी रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो तीनों वाक्य क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित होंगे। आश्रित का मतलब है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पे उदाहरण है, जैसा पहला उदाहरण है इसका व्यधिकरण समुच्चय बोधक की, मुझे आने में देर हो गई क्योंकि बस
जल्दी नहीं मिली, जल्दी नहीं मिली। अब देखो मुझे आने में देर हो गई, यहाँ तक क्या एक वाक्य है, बस जल्दी नहीं मिली ये दूसरा वाक्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक वाक्य दूसरे के ऊपर यहाँ पे निर्भर है, जो ये क्योंकि शब्द क्या कर रहा है, ये दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधों में क्या होता है, इसमें एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों के तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे। अगर हम एक वाक्य को यहाँ से अलग कर देंगे तो दूसरे का अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे मुझे आने में देर हो गई क्योंकि बस जल्दी नहीं थी। अब अगर मैं इसे हटा दूँ यहाँ से, मुझे आने में देर हो गई, क्यों हो गई देर, क्योंकि बस जल्दी नहीं मिली, ठीक है। अब देखो एक दूसरे के ऊपर निर्भर, ठीक है, जैसे बस जल्दी नहीं मिली, ठीक है, बस जल्दी नहीं मिली, तो ये क्या है, इसके ऊपर निर्भर है। दोनों वाक्य क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो जो ये क्योंकि शब्द क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखो कि मैं घर जल्दी जाऊंगा, घर जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, ताकि आराम कर सकूं, ठीक है। मैं घर जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं। अब यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है, आराम कर सकूं दूसरा वाक्य है। अब एक इसके ऊपर निर्भर है, ए इसके ऊपर निर्भर है, और ए ताकि जो शब्द ये क्या कर रहा है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो जो ये ताकि शब्द ये क्या हो जाएगा हमारा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। अब देखो जो अव्यय का जो चौथा भेद है वो है विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये तो थे समुच्चय बोधक के दो भेद, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। अब जो अव्यय का चौथा भेद है वो है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब है कि विस्मय का मतलब होता है कि किसी चीज़ को देख करके आश्चर्य, विस्मयादि का मतलब है आश्चर्य, किसी चीज़ को देख करके हमें आश्चर्य होना, ठीक है। तो जो इसकी परिभाषा है वो है आनंद, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, व्यथा आदि भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग में आने वाले अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अब देखो इसकी जो परिभाषा है विस्मयादि बोधक की वो है आनंद, जब हमें कहीं पे मज़ा आता है, ठीक है। हर्ष, जब हमें कोई खुशी होती है। शोक, जब हमें कोई दुख होता है। आश्चर्य मतलब जब हम किसी नई चीज़ को देखते हैं तो हमें अचानक से आश्चर्य होता है। घृणा का मतलब जब हमें गुस्सा आता है। व्यथा का मतलब जो हमारा दुख होता है, ठीक है। जब ये भाव इन भावों को प्रकट करने के लिए हम जिन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या है, सारे के सारे हमारे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, जैसा पहला है वाह,
और ये चिन्ह, विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये होता है। ठीक है, वाह क्या सुंदर, क्या सुंदर दृश्य है। ठीक है, देखो वह क्या सुंदर दृश्य है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है किसी नई चीज़, किसी, क्योंकि हमने अच्छा दृश्य देखा तो हमें उसको देख के आश्चर्य हो रहा है। तो वह क्या सुना, जो ये वह है, ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। और विस्मयादि बोधक की एक पहचान हो रही कि इसमें ए वाला चिन्ह रहता है। ठीक है, तो जो ये वह शब्द ये हमारा हो जाएगा विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, वह क्या सुंदर दृश्य है, हमें किसी दृश्य को देख के हमें आश्चर्य प्रकट हो रहा है, हमारे मन के जो भाव है वो हमारा कैसा है, हमें आश्चर्य हो रहा है इस दृश्य को देख के। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा उदाहरण है कि शाबाश बहुत बड़ा काम किया तुमने, शाबाश बहुत बड़ा काम किया तुमने। ठीक है, ये है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शाबाश, जो ये शाबाश शब्द है, शाबाश बहुत बड़ा काम किया तुमने, हम क्या कर रहे हैं, किसी को शाबाशी दे रहे हैं, किसी की हम बहुत तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये शाबाश शब्द है, शाबाश ये हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक, ये विस्मयादि बोधक शब्द है, क्योंकि ये शाबाश क्या कर रहा है, हमें, हम किसी की प्रशंसा करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या हमारे मन के भाव से, हमारे मन के अंदर से क्या है, ऐसा शब्द उसके लिए आ रहे हैं, क्योंकि उसने क्या क्या है, बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, अब देखो जो अव्यय का पांचवा भेद है वो है निपात। ठीक है, निपात। अब देखो निपात, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, जो अव्यय शब्द किसी, जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के बाद, किसी शब्द या पद के बाद लग कर उसके अर्थ को बल प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, उन्हें निपात कहते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है, निपात किन्हें कहते हैं, जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के बाद लगकर, किसी शब्द के बाद लगकर या किसी वाक्य के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं। मतलब अगर कोई काम हो रहा हो, यहाँ पे कोई क्रिया अगर हो रही हो, उसको क्या करता है, बल प्रदान करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण देखो, उदाहरण है यहाँ पे, पहला उदाहरण है कि मोहन ही जा रहा है। ठीक है, मोहन ही जा रहा है, अगर मैं यहाँ से ही हटा दूँ तो मोहन जा रहा है, एक क्या हो जाएगा, एक सामान्य सा वाक्य हो जाएगा। ठीक है, एक सामान्य सा वाक्य। लेकिन अगर मैं ही लगा दूंगा, मोहन ही जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, उसे बल प्रदान हो, ज़्यादा बल लग रहा है। ठीक है, तो जो भी शब्द क्या करते हैं वाक्य में, किसी पद को या किसी वाक्य के बाद लगकर अगर वो उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उन्हें हम निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा उदाहरण है कि मोहन पढ़ता तो होगा। ठीक है, मोहन पढ़ता तो होगा, अगर मैं तो यहाँ से हटा दूँ तो मोहन पढ़ता होगा, एक सामान्य से वाक्य हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तो लगा दूँ, ये क्या कर रहा है, इस वाक्य के अर्थ को बल दे रहा है कि मोहन पढ़ता तो होगा, पढ़ता तो होगा। जो ये तो शब्द है ये क्या है, हमारा निपात है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो ये विषय था
अव्यय वाले यहाँ पे समाप्त हो गया है।